हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कंपनी अकाउंट्स में से चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स के बारे में और टॉपिक हमारे पास है री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। कंपनी अकाउंट्स की काफ़ी वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने कंपनी अकाउंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था और साथ ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे अंडर डिफरेंट कंडीशंस, जैसे कि इशू ऑफ शेयर्स एट पार, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, over subscription and under subscription, call in arrear, call in advance, pro rata basis and forfeiture of shares। सो ये सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इनके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियोस देख लीजिए, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, क्योंकि वो वीडियोस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस। सो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, लिंक सभी वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके साथ ही पार्टनरशिप अकाउंटिंग के रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उनकी सभी वीडियोस, सभी चैप्टर्स की वीडियोस ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, उन सभी वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स में आज हमें यह डिस्कस करना है कि जब एक कंपनी अपने शेयर्स फॉरफिट कर देती है, यानी अपने शेयर्स कैंसिल कर देती है, तो वो उनको क्या री इशू कर सकती है, और अगर री इशू कर सकती है तो क्या कंडीशंस हैं और उसकी क्या जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं। सो आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और ये अंडरस्टैंड करेंगे कि री इशू की डिफरेंट कंडीशंस क्या होती हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन अपीयर होगी उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जब भी हम कोई वीडियोस अपलोड करें तो उसका लिंक आपको मिल जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हमें कह रहे हैं द कंपनी हैज राइट टू री इशू दोज शेयर्स विच आर कैंसल्ड बाय द कंपनी फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। सो यहां पर हमें कह रहे हैं कि एक कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में री इशू कर सकती है, उन शेयर्स को जिसके ऊपर पेमेंट रिसीव नहीं हुई, उन शेयर्स को जिनको एक कंपनी फॉरफिट यानी कैंसिल कर चुकी है। सो इट मींस कंपनी के पास पूरा राइट है कि वो अपने शेयर्स मार्केट में री इशू कर सकती है। लेकिन यहां पर हमारे पास इशू और री इशू की डिफरेंट कंडीशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें अपनी जर्नल एंट्रीज पास करनी होती हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास है इशूड एट पार। इट मींस अगर एक कंपनी अपने शेयर्स पार पर इशू करती है, पार का मतलब 10 रुपीज वाला शेयर ओरिजिनली 10 में ही इशू करती है, एट दैट टाइम अगर वो उन शेयर्स को फॉरफिट कर देती है और फॉरफिट करने के बाद री इशू करना चाहती है तो उसके पास ये डिफरेंट 3 कंडीशंस हैं। यानी एक कंपनी ने अपने शेयर्स इशू किए थे पार पर, लेकिन जब वो मार्केट में री इशू करती है तो उसके पास तीनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो अपने शेयर्स 10 रुपीज के भी इशू कर सकती है, डिस्काउंट यानी लो वैल्यू 9 रुपीज में भी इशू कर सकती है, एट प्रीमियम यानी हायर प्राइस 12 रुपीज में भी इशू कर सकती है। ऐसे ही सेकेंड कंडीशन हमारे पास आती है इशूड एट प्रीमियम, यानी कंपनी अपने शेयर्स ओरिजिनली 10 रुपीज वाला शेयर 12 रुपीज में भी इशू कर सकती है प्रीमियम पर, लेकिन जब उसको री इशू करने हैं देन उसके पास ये डिफरेंट 3 कंडीशंस अवेलेबल है। एट पार यानी जो शेयर 12 रुपीज का इशू किया था अब उसको वो 10 रुपीज में इशू कर रही है, या फिर 9 रुपीज में यानी डिस्काउंट में, या फिर प्रीमियम पर 15 रुपीज में, 12 रुपीज में। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है इशूड एट डिस्काउंट। एक कंपनी अपने शेयर्स ओरिजिनली डिस्काउंट पर भी इशू कर सकती है। डिस्काउंट का मतलब 10 रुपीज वाला शेयर वो मार्केट में 9 रुपीज का इशू कर रही है। इशू करने के बाद जब कंपनी अपने शेयर्स फॉरफिट कर लेती है और उनको री इशू करना चाहती है, एट दैट टाइम उनके पास अगेन 3 कंडीशंस अवेलेबल हैं। अपने डिस्काउंट पर इशू किए हुए शेयर को वो मार्केट में दोबारा से री इशू कर सकती है एट पार पे यानी 10 रुपीज में, या फिर डिस्काउंट पे 9 रुपीज में, 8 रुपीज में या 7 रुपीज में, या फिर एट प्रीमियम पर यानी हायर प्राइस पे 12, 13, 15 रुपीज में। सो ये डिफरेंट 3 कंडीशंस हैं, इसके अकॉर्डिंग हमारी डिफरेंट जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम अपना फर्स्ट केस सॉल्व करेंगे और इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। वीडियो को अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए।
सो आज हम अपना ये फर्स्ट केस सॉल्व करते हैं जिसमें एक कंपनी अपने शेयर्स पार पर इशू कर रही है, यानी नॉमिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू पर, लेकिन वो री इशू करेगी एट पार, एट डिस्काउंट या फिर एट प्रीमियम पर। सो ये हमारे पास आज का क्वेश्चन जिसको हमें सॉल्व करना है फॉर री इशू ऑफ शेयर्स एट पार अंडर डिफरेंट कंडीशंस। सो क्वेश्चन को रीड करते हैं, अपना रफ वर्क प्रिपेयर करते हैं और सॉल्व करते हैं। यहां पर हमें कह रहे हैं सी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेएबल एज ऑन एप्लीकेशन 2, ऑन अलॉटमेंट 2, ऑन फर्स्ट कॉल ₹3 एंड ऑन फाइनल कॉल ₹3। सो यहां पर हमें कह रहे हैं सी लिमिटेड ने 20,000 इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू किए और जिसकी अमाउंट कैसे कॉल की गई है, इंस्टॉलमेंट्स पे, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे ₹2, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹3। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं द इंटायर इशू वॉज सब्सक्राइब्ड फॉर एंड पेड फॉर विद द फॉलोइंग एक्सेप्शंस। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि जितने भी शेयर्स हमने मार्केट में इशू किए थे वो सारे शेयर्स पब्लिक ने परचेज कर लिए, लेकिन कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जिन्होंने परचेज तो किए हमारे शेयर्स लेकिन पेमेंट नहीं की। सो ये हमारे पास डाटा गिवन है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट हमारे पास आता है पी पर्सन जिसको हमने 200 शेयर्स अलॉट किए थे, लेकिन उसने हमें अमाउंट पे नहीं की। किस चीज़ की? अलॉटमेंट की और कॉल मनी की। सो यहाँ पर हम रफ वर्क प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। जहाँ पर हमें नंबर ऑफ पर्सन्स ज़्यादा गिवन होते हैं वहाँ पर मैं आपको सुजेस्ट करूँगा कि आप एक रफ टेबल प्रिपेयर कर लीजिए जिसमें आपने डिस्क्राइब करना है कि किस पर्सन ने कितनी अमाउंट हमें पे नहीं की। सो हमारे पास ओवरऑल 3 पर्सन्स हैं, फर्स्ट पी, देन सेकंड है क्यू और थर्ड है आर। सो अब हमें यहां पर अमाउंट भी मेंशन कर देनी है। एप्लीकेशन जो कि ₹2 की है, अलॉटमेंट ₹2, फर्स्ट कॉल ₹2 और सेकंड एंड फाइनल कॉल ₹3। इतना मेंशन करने के बाद अब हमें जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें ये अपना प्रिपेयर कर लेना है। जैसे पी ने अलॉटमेंट और कॉल मनी पे नहीं की हमें, सो इट मीन्स एप्लीकेशन हमें रिसीव हो गई थी, अलॉटमेंट नहीं मिली, कॉल्स मीन्स बोथ कॉल्स, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों कॉल्स उसने पे नहीं की और उसके पास शेयर्स कितने हैं 200, ये भी हम यहां पर मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्यू हु हेल्ड 150 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। सो यहां पर हमें कह रहे हैं कि क्यू जिसके पास 150 शेयर्स हैं उसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल हमें पे नहीं की। सो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं क्यू के पास 150 शेयर्स हैं और इसने हमें एप्लीकेशन पे की है, अलॉटमेंट भी पे की है, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं की। लास्ट में हमारे पास है आर पर्सन हु हेल्ड 50 शेयर्स डिड नॉट पे द सेकंड कॉल। सो आर के पास 50 शेयर्स हैं और इसने सिर्फ लास्ट फाइनल कॉल पे नहीं की। सो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ये हमें मिल चुकी है, लास्ट कॉल हमें नहीं मिली, यहाँ पर क्रॉस लगा देते हैं। ये डाटा प्रिपेयर करने से हमें बेनिफिट ये हो जाएगा कि हमें क्वेश्चन दोबारा से रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप एक ही क्वेश्चन बार बार रीड करोगे तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास्ड अ रेजोल्यूशन फॉरफिटिंग ऑल द शेयर्स। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि जितने भी शेयर्स हैं वो सारे फॉरफिट किए जाएंगे। दीज शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली री इशूड एज। सो बाद में इन्हीं शेयर्स को री इशू करना है। सो फॉरफिट का क्वेश्चन भी आपका यहीं पर सॉल्व हो जाएगा और री इशू का क्वेश्चन भी यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको सुजेस्ट करूंगा कि अगर फॉरफिट के बारे में आपको नहीं पता कैसे एंट्रीज पास करते हैं तो सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि फॉरफिट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो बनाई गई है। सो री इशू की ये डिफरेंट 4 कंडीशंस हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं जो कि आई थिंक सभी को आती होगी। सो ये हमारे पास फॉर्मेट जिसमें हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है रिगार्डिंग द इशू ऑफ शेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैपिटल वर्ड्स में जर्नल मेंशन करने हैं, देन इन द बुक्स ऑफ सी लिमिटेड, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। सो फॉर्मेट आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि कहीं पर भी आपके मार्क्स डिडक्ट ना किए जा सकें।
सो इसमें फर्स्ट एंट्री हमारे पास आती है शेयर्स को इशू करने के लिए। सो जब हम अपने शेयर्स इशू करते हैं तो हमें अमाउंट रिसीव होती है। सो इसलिए एंट्री हमारे पास क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं रिगार्डिंग द इशू ऑफ शेयर्स, क्या सीक्वेंस है, कैसे इनको रिवाइज करना है, इसके रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो अपलोड की गई है। अगर आपको नहीं पता कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं तो आप वो वीडियो को जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो फर्स्ट एंट्री में हमें अमाउंट रिसीव होती है क्योंकि हमने एप्लीकेशंस इशू किए हैं पब्लिकली। सो इसलिए हमें अमाउंट रिसीव हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सो हमने कितनी एप्लीकेशंस इशू की थी, 20,000, और पर एप्लीकेशन कितनी अमाउंट हमें रिसीव होती है, 2 रुपीज़। सो 40,000 डेबिट साइड एंड 40,000 क्रेडिट साइड। सो ये हमारे पास फर्स्ट एंट्री है, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इशू ऑफ एप्लीकेशन। नरेशन आपने साथ में मेंशन करनी है ताकि आपके कोई मार्क्स डिडक्ट ना किए जा सकें। यहाँ पर हमें डेट नहीं गिवन, इसलिए हम यहाँ पर सीक्वेंस वाइज सीरियल नंबर्स लिख सकते हैं। सो मार्केट में एप्लीकेशंस इशू करने के बाद जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है उसको हमें किस में ट्रांसफर करना होता है, अपनी शेयर कैपिटल में। सो इसलिए सेकेंड एंट्री हमारे पास क्या आएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। सो जो अमाउंट हमें रिसीव हुई थी अपनी एप्लीकेशन इशू करके, उस एप्लीकेशन की अमाउंट को हमने कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, अपनी कैपिटल में, क्योंकि हम शेयर्स बेसिकली इसीलिए इशू कर रहे हैं ताकि हम उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकें। सो ये हमारी कैपिटल की अमाउंट है। सो 40,000 सो एप्लीकेशन के रिगार्डिंग हमने एंट्री पास कर दी। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है अलॉटमेंट, क्योंकि सेकंड कॉल हमारी कौन सी होती है, अलॉटमेंट की। सो थर्ड एंट्री हम पास करेंगे। अब ये थर्ड एंट्री में हमें अमाउंट रिसीव नहीं होगी, पहले हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे देन अमाउंट रिसीव होगी। सो अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री क्या आती है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पर भी 20,000 एप्लीकेशंस थी, सो इसलिए 20,000 ही अलॉटमेंट की अमाउंट हमें रिसीव होगी और 2 रुपीज़ पर अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग ये हमारे पास आ जाएगा 40,000। ये एंट्री किसके रिगार्डिंग है, अमाउंट को ड्यू करने की, यानी अलॉटमेंट से जो अमाउंट हमें रिसीव होगी उसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में। अभी अमाउंट रिसीव हुई नहीं है, सिर्फ ये ड्यू की एंट्री है। जब अमाउंट रिसीव हो जाएगी तब हमें एंट्री क्या पास करनी होती है, बैंक अकाउंट डेबिट की। सो यहां पर हम मेंशन करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इट मीन्स अब ये अमाउंट हमें रिसीव हो चुकी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब यहां पर हमें ध्यान रखना होगा कि जो टेबल हमने प्रिपेयर किया था उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन की अमाउंट तो सबने पे कर दी थी, लेकिन अलॉटमेंट की अमाउंट पी पर्सन ने पे नहीं की थी। कितने शेयर्स थे उसके पास, 200। सो अलॉटमेंट में एक पर्सन था पी जिसके पास 200 शेयर्स थे और 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग उसने 400 हमें पे नहीं किए, और जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं होती उसको हम कहाँ पर लिखते हैं, कॉल इन एरियर में। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कॉल इन एरियर अकाउंट आपने ओपन करना है या फिर नहीं करना। सो कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, वो अमाउंट जो हमें रिसीव नहीं हुई। सो 40,000 में से 400 अमाउंट ऐसी है जो हमें रिसीव नहीं हुई। सो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे 400। बाकी अमाउंट हमें रिसीव हो चुकी है, सो इसलिए उसको ट्रांसफ़र कर देंगे बैंक में, और यहाँ पर फुल अमाउंट आ जाएगी 40,000। सो ऐसे ही एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के बाद नेक्स्ट कॉल हमारे पास आती है
फर्स्ट कॉल। सो फर्स्ट कॉल को भी पहले हम ड्यू करेंगे, देन उसकी अमाउंट रिसीव करेंगे। सो ड्यू करने की एंट्री हमारे पास क्या आएगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इट मीन्स फर्स्ट कॉल से जो अमाउंट हमें रिसीव होगी उसको हम कैपिटल यानी बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे। अब यहां पर हमें ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन जो 20,000 की हमने इशू की थी उसके अगेंस्ट अब फर्स्ट कॉल कितने की है, 3 रुपीज़ की। सो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 60,000। नेक्स्ट हमारे पास आती है सिक्स्थ एंट्री, अमाउंट को रिसीव करने की। सो जब हमें अमाउंट रिसीव होती है तो वो बैंक में जाती है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहां पर भी हमें ध्यान रखना होगा कि जो टेबल हमने प्रिपेयर किया था उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट कॉल 2 पर्सन्स ऐसे हैं जिन्होंने पे नहीं की थी। एक तो है पी जिसके पास 200 शेयर्स हैं, उसने भी फर्स्ट कॉल पे नहीं की, और एक है क्यू जिसके पास 150 शेयर्स हैं, उसने भी हमें पेमेंट नहीं की। सो टोटल शेयर्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 200 प्लस 150। सो ये हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट कॉल जो कि पी और क्यू दोनों ने पे नहीं की। दोनों के कंबाइंड शेयर हमारे पास आ गए 350 और फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ की है। सो इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास आ जाएगा 1050 रुपीज़। सो ये वो अमाउंट है जो हमें रिसीव नहीं हुई, और जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं होती उसको हम कहाँ पर डेबिट करते हैं, कॉल इन एरियर में। सो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट। सो 1050, 60,000 में से 1050 रुपीज़ हमें रिसीव नहीं होने वाले क्योंकि हमें पेमेंट ही नहीं आई उसकी। बैलेंस अमाउंट हमें रिसीव हो चुके हैं, वो हम बैंक में मेंशन कर देंगे 58,950, और यहाँ पर आ जाएगा 60,000। नेक्स्ट हमारे पास आती है सेवेंथ एंट्री, फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब पहले हम सेकंड एंड फाइनल कॉल को भी ड्यू करेंगे, देन उसकी अमाउंट रिसीव करेंगे। सो यहां पर हमारे पास आ जाएगा इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहां पर भी अगेन 20,000 ही शेयर्स थे और अमाउंट कितने रुपीज़ की है, 3 रुपीज़ की। सो यहां पर भी हमारे पास अगेन 60,000 आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आती है जिसमें हमें अमाउंट रिसीव होगी। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब यहां पर भी हमें जो अपनी टेबल हमने प्रिपेयर किया था उसके अकॉर्डिंग एंट्रीज पास करनी होंगी। टेबल के अकॉर्डिंग जो फाइनल कॉल है वो किसी ने भी पे नहीं की थी, पी क्यू और आर तीनों के शेयर्स को प्लस कर देंगे, 200 प्लस 150 प्लस 50। सो ये हमारे पास आ जाएगा 400 शेयर्स। सो सेकेंड कॉल जिसमें कि पी क्यू और आर तीनों ने पेमेंट नहीं की, कितने शेयर्स हैं, 400, और अमाउंट कितनी है, 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 1200। सो 1200 हमें रिसीव नहीं हुआ, सो उसकी एंट्री हम पास कर देंगे। यहाँ पर जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं होती उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉल इन एरियर। सो 60,000 में से 1200 हमें रिसीव नहीं होगा, वो कॉल इन एरियर में आ जाएगा। बाकी बैलेंस अमाउंट 58,800 हमें रिसीव हो चुकी है, वो हम बैंक में मेंशन कर देंगे। सो यहाँ तक एक नॉर्मल एंट्रीज थी जो सभी स्टूडेंट्स को पता है कि कैसे पास आउट करनी होती है। अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जिन भी पर्सन्स ने पेमेंट नहीं की उनके शेयर्स पहले फोरफिट करो देन री इशू करो। सो इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट 9th एंट्री हमारे पास आती है शेयर्स को फोरफिट करने की। शेयर्स को फोरफिट करने के लिए शेयर कैपिटल को, जिसको अब तक हम सभी एंट्रीज में क्रेडिट करते आए हैं, अब उसको हम डेबिट कर देंगे।
सो ये हमारे पास थी हमारी एंट्रीज, जिसमें हम शेयर कैपिटल को ऑलवेज क्रेडिट करते ही आए हैं जितनी भी एंट्रीज हमने पास की हैं। लेकिन अब हम अपने शेयर्स जो हैं वो कैंसिल कर रहे हैं, इसीलिए हम शेयर कैपिटल को अब डेबिट कर देंगे। सो यहां पर हम एंट्री पास कर देते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स हमने फोरफिट करने हैं? 400 शेयर्स हैं सभी पार्टनर्स के मिला के, मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब यहां पर क्या होता है? वो अमाउंट जो अब तक हम कॉल कर चुके हैं। सो क्योंकि हम सारी अमाउंट कॉल कर चुके हैं सभी शेयर होल्डर्स से, सो इसलिए यहां पर 10 आएगा। अगर हम 8 रुपीज कॉल करने के बाद शेयर्स फोरफिट करते तो यहां पर 8 रुपीज आता, लेकिन अब क्योंकि हम सारे शेयर्स फोरफिट कर रहे हैं और सारी अमाउंट कॉल कर चुके हैं, इसलिए यहां पर फुल वैल्यू आएगी 10 रुपीज। सो 4000 आ जाएगा हमारे पास डेबिट साइड। नेक्स्ट, क्योंकि हम शेयर फोरफिट कर रहे हैं इसलिए अमाउंट हमें ट्रांसफर करनी है शेयर फोरफिट में, टू शेयर फोरफिट। और दूसरी एंट्री कौन सी आती है? टू कॉल इन एरियर। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि कॉल इन एरियर वो अमाउंट होती है जो हमें रिसीव नहीं हुई, और फोरफिट वो अमाउंट होती है जो हमें रिसीव हो चुकी है। सो इट मीन्स जब कंपनी अपने शेयर्स फोरफिट करती है यानी कैंसिल करती है, तब उसको ये एक बेनिफिट हो जाता है कि जितनी अमाउंट उनको मिल चुकी है अब वो उन्हीं की होकर रह जाएगी। सो इसके अकॉर्डिंग कॉल इन एरियर हमने जो कैलकुलेट किया था वो हमें यहां पर ट्रांसफर करना है, और कॉल इन एरियर हमने यहां पर कैलकुलेट किया था 400 प्लस 1050 रुपीज एंड 1200। सो इन सबको मिलाकर ये हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉल इन एरियर 2650। सो ये वो अमाउंट है जो हमें रिसीव नहीं हुई। सो यहां पर हम एंटर कर देते हैं 2650, और फोरफिट वो अमाउंट होती है जो हमें रिसीव हो चुकी है। 4000 में से 2650 अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुई, यानी बैलेंस अमाउंट 1350 रुपीज हमें रिसीव हो चुके हैं, और ये फोरफिट अमाउंट है। बीइंग शेयर फोरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट, ये आपकी नरेशन आ जाएगी। अब लास्ट में हमें हमारी एंट्रीज पास करनी है री इशू के रिगार्डिंग, और री इशू की डिफरेंट कंडीशंस हमने यहां पर इंक्लूड की हैं। जैसे फर्स्ट, री इशूड एट ₹10 एज फुल्ली पेड अप। तो सबसे पहले आपको यहां पर पेड अप का मतलब पता होना चाहिए। पेड अप का मतलब यहां पर हम ओरिजिनल वैल्यू अंडरस्टैंड करते हैं। इट मीन्स 10 रुपीज वाला शेयर अगर हम 10 रुपीज में ही री इशू कर देते हैं ओरिजिनल वैल्यू, देन एट ₹7 एज फुल्ली पेड अप, यानी 7 रुपीज वाला शेयर अगर हम 10 रुपीज में इशू करते हैं यानी डिस्काउंट। इशूड एट ₹12 एज फुल्ली पेड अप, यानी 10 रुपीज वाला शेयर ओरिजिनल वैल्यू वाला शेयर हम 12 रुपीज में इशू कर रहे हैं, इशूड एट प्रीमियम। और लास्ट में अगर 9 रुपीज वाला शेयर हम 9 रुपीज में इशू कर रहे हैं। अब यहां पर वर्ड जो है वो फुल्ली नहीं लिखा हुआ, उन्होंने कह दिया कि मान लो अब ओरिजिनल वैल्यू 9 रुपीज है। सो 9 रुपीज वाला शेयर अगर हम 9 रुपीज में इशू करते हैं तो क्या एंट्री आएगी? सो यहां पर पेड अप का मतलब है ओरिजिनल वैल्यू जिसको हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, फुल्ली पेड अप यानी 10 रुपीज ओरिजिनल वैल्यू। सो इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास 4 कंडीशंस हैं जिसमें हमें री इशू की एंट्रीज पास करनी है। सो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग 10 रुपीज वाला शेयर हमने 10 रुपीज में इशू किया है। सो जब हम शेयर्स मार्केट में री इशू करेंगे तो हमें अगेन अमाउंट रिसीव होगी, सो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स हमने री इशू किए हैं? सारे शेयर्स री इशू किए हैं, 400 के 400। कितने के इशू किए हैं? 10 रुपीज के। और वो ओरिजिनली थे कितने के? 10 रुपीज के। सो यहां पर आ जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इट मीन्स जो शेयर्स हमने इशू किए हैं, री इशू किए हैं, उनकी अमाउंट हमें रिसीव होगी सीधा कैपिटल में। अब यहां पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल की कंडीशन फॉलो नहीं की जाएगी। सो 4000। सो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि 10 रुपीज वाला शेयर हमने 10 रुपीज में री इशू कर दिया। इट मीन्स जो फोरफिट अमाउंट है वो हमने बिल्कुल भी यूज नहीं की। अब क्योंकि वो अमाउंट यूज नहीं की
इसलिए ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा जिसको हम ट्रांसफर कर देंगे अपने कैपिटल रिजर्व में। सो उसकी एंट्री भी इसके साथ ही पास करनी होगी हमें। एंट्री क्या आ जाएगी, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट थी 1350 रुपीज़, सारी की सारी हमने ट्रांसफर कर देनी है अपने कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकेंड कंडीशन, इशूड एट ₹7 एज फुल्ली पेड अप, एट ₹7 एज फुल्ली पेड अप, यानी ₹7 का इशू किया गया है फुल्ली पेड अप के अकॉर्डिंग, यानी ओरिजिनली ₹10 के हिसाब से हमने 7 का इशू किया है। सो जब हम इशू करेंगे तो अमाउंट हमें रिसीव होगी, अगेन बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन यहां पर हमें ध्यान रखना होगा कि हमने शेयर्स तो 400 ही इशू किए हैं, लेकिन ₹7 के अकॉर्डिंग। सो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2800। सो 2800 के हमने शेयर्स इशू किए हैं, लेकिन उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 4000। सो बैलेंस अमाउंट क्या है डिस्काउंट, लेकिन यहां पर हम डिस्काउंट वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास शेयर फॉरफिट की अमाउंट पड़ी हुई है जिसको हम यूज कर सकते हैं, ये अमाउंट 1350 रुपीज। सो हम शेयर फॉरफिट यहां पर मेंशन करेंगे, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट। सो 4000 वाले शेयर अगर हम 2800 में इशू करते हैं तो बाकी बैलेंस अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 1200 जो कि फॉरफिट है। सो प्रीवियस केस में हमने ₹10 वाला शेयर ₹10 में ही इशू कर दिया था, इसलिए सारी की सारी फॉरफिट अमाउंट हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दी। लेकिन इस केस में हमने ₹10 वाला शेयर ₹7 में इशू किया है, इसलिए हमने शेयर फॉरफिट को यूज किया और यूज करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास कितनी रह जाएगी 150 रुपीज। सो उसकी एंट्री हमें यहां पर पास कर देनी है, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सो 1350 थी हमारे पास अमाउंट, जिसमें से 1200 हमने यूज कर ली अपने शेयर्स इशू करते हुए, तो बैलेंस अमाउंट हमारे पास कितनी आ जाएगी 150 रुपीज। थर्ड कंडीशन हमारे पास आती है एट ₹12 एज फुल्ली पेड अप, यानी ₹12 का इशू किया गया है शेयर जबकि उसकी ओरिजिनल वैल्यू फुल्ली पेड अप है। फुल्ली पेड अप मींस फुल्ली का मतलब है यहां पर ओरिजिनल ₹10। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम जर्नल एंट्री पास करें तो शेयर इशू करते हुए हमें अमाउंट रिसीव होगी, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 400 शेयर्स हमने इशू किए ₹12 के अकॉर्डिंग। सो कितनी अमाउंट आएगी 4800 हमें अमाउंट रिसीव हुई है, लेकिन इसमें से कैपिटल में कितनी ट्रांसफर होगी सिर्फ ₹10 की अमाउंट, क्योंकि कैपिटल में ऑलवेज ओरिजिनल अमाउंट ही ट्रांसफर हम कर सकते हैं। बाकी की अमाउंट क्या है प्रीमियम, इसलिए उसको हम कहां पर ट्रांसफर करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 800। अब इस केस में भी हमने फॉरफिट की अमाउंट यूज नहीं की, क्यों? क्योंकि हमने डिस्काउंट पर तो शेयर इशू किए ही नहीं थे बल्कि प्रीमियम पर इशू किए थे, इसलिए सारी की सारी अमाउंट हमें दोबारा से ट्रांसफर करनी होगी किसमें कैपिटल रिजर्व में, और उसकी एंट्री क्या आ जाएगी शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितनी अमाउंट फुल अमाउंट, क्योंकि हमने कुछ भी यूज नहीं किया। ऐसे ही लास्ट हमारे पास आता है व्हेन शेयर्स आर री इशूड एट ₹9, हमने ₹9 का शेयर री इशू किया है, लेकिन हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि अब ₹10 वाला शेयर हम ₹9 का मानेंगे। सो इट मीन्स ₹9 वाला शेयर हमने 9 में ही इशू किया है। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम जर्नल एंट्री पास करें तो हमें अमाउंट रिसीव होगी जब हम शेयर्स री इशू करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट 400 शेयर्स हैं और ₹9 के अकॉर्डिंग इशू किए हैं, इट मीन्स 3600, और ₹9 के ही अकॉर्डिंग इशू किए हैं, इसलिए शेयर कैपिटल में भी 3600 ही आएगा। अगेन इस केस में भी हमने कोई भी अमाउंट यूज नहीं की फॉरफिट की, सो सेम एंट्री हमें यहां पर दोबारा पास करनी होगी।
सो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया कि अगर शेयर्स री इशू किए जाते हैं डिफरेंट कंडीशंस पर तो उनकी जर्नल एंट्रीज क्या पास की जाती हैं। जाते हुए आपके लिए एक सिंपल सा होमवर्क है जिसको आपको सॉल्व करके कमेंट करके बताना है कि इसकी एंट्री में कैपिटल रिजर्व कितना आएगा। क्वेश्चन है, व्हेन शेयर्स आर री इशूड एट ₹9 एज 7 पेड अप। इसका मतलब है कि हमने शेयर जो है वो 9 रुपीज़ का इशू किया है, लेकिन पेड अप कितने का माना है, उसकी वैल्यू कितने की मानी है, 7 रुपीज़ की। इट मीन्स 7 रुपीज़ वाला शेयर अगर हम 9 रुपीज़ में इशू करते हैं तो उसकी एंट्री क्या आएगी, री इशू की, और कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट आएगी। सो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए।